परीक्षा मंत्र चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है, कौजोल एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है, तो इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। यह बताना है कि इसमें और पढ़ने के लिए कितना भाग शेष बचा हुआ है। यह यूपी टेट 2013 में प्रश्न पूछा गया है। तो यदि वह 1 घंटे में 1/3 भाग पढ़ती है तो 2 सही 1/5 घंटे में कितना भाग पढ़ेगी। तो इसके लिए हम इससे गुणा कर देंगे। तो इसमें 2 सही 1/5 से हम गुणा करेंगे, इसको साधारण भीम में बदल लेंगे तो हो जाएगा 1/3 गुणे 5 दूनी के 10, 1 11/5। 11 में 1 से गुणा होगा तो 11 ही होगा। अब 5 से 3 में गुणा होगा, 3 × 5 = 15। 2 सही 1/5 घंटे में किताब का 11/15 भाग पढ़ लेगी। अब पूछ रहा है कितना किताब का शेष भाग बचा है और पढ़ने के लिए। तो पूरी किताब होती है 1, तो इसको 1 में से अगर हम घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि और कितना भाग शेष बचा है उसको पढ़ने के लिए। तो इसके लिए 15 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, और फिर 15 × 15, 15 में से 11 जाएगा, बचेगा 4 बटे में 15। 15 × 15, 15 में से 11 गया 4। यहाँ जो हर है हर लिख देंगे। तो यह इसका आंसर होगा 4/15 भाग। 4/15 भाग और शेष है उसको पढ़ने के लिए। इसका आंसर देखते हैं कौन सा आंसर सही दिया है। सी में दिया है 4/15, तो सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन दिया है कि 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। हम लोग मान लेते हैं, माना कि बड़ी संख्या यानी बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y मान लेते हैं। तो बड़ी संख्या का दुगना यानी बड़ी संख्या का दुगना यानी बड़ी संख्या x, तो इसका दुगना होगा 2x। तो बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से यानी छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, मतलब कि ये ज़्यादा है। तो यदि इसमें से हम घटाते हैं छोटी तो बचेगा 3, यानी कि बड़ी संख्या के दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। तो वैसे ये बन गया समीकरण 1। फिर दिया है दूसरा बड़ी संख्या के 4 गुना, यानी कि बड़ी संख्या का 4 गुना हो गया 4x। छोटी संख्या के 3 गुने का योग, यानी कि ये दोनों का योग 71 है, बराबर हो गया यह 71। ये हो गया समीकरण 2 संख्याएं। तो वे संख्याएं क्या है पूछ रहा है। तो इन दोनों समीकरण से अब हम इनका मान निकालेंगे। तो 1 में भी हम लोग समीकरण 1 में भी 2 से गुणा कर लेंगे कि यह दोनों संख्याएं एक से एक कट जाए और y का वैल्यू निकल जाए। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पे तो इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, फिर 5y में करेंगे तो यह हो जाएगा 10y, और ये 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। और इसके नीचे समीकरण 2 को लिख लेंगे 71। अब इसको घटाने पे तो घटाएंगे तो यहाँ माइनस, ये प्लस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये तो कट गया। यहाँ बचेगा माइनस, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, जुड़ जाएंगे तो 13y हो जाएगा। ये -71 है प्लस 6, तो प्लस 6 इसमें से घट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा -65। तो यदि -13y बराबर 65, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ y बराबर हो जाएगा 13 से भाग हो जाएगा, 13 × 5 = 65। तो y का मान निकल गया 5। अब जो है किसी एक समीकरण में हम y का मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने दिया है 4x - 10y, तो 10y यानी कि 10 × 5, तो 10 यहाँ 10 × 5 होगा तो क्या हो जाएगा 50। 50 बराबर 6। अब जो है हम इसको इधर भेजेंगे, अंक को एक तरफ ले लेंगे, तो यहाँ 4x और 50 को इधर ले जाएंगे, ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इधर जुड़ जाएगा तो 50 और 6 हो जाएगा इधर 56। तो अतः x का मान यहाँ 4 से गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो भाग होगा तो 4 × 4 और 4 × 4 = 16, यानी x का मान आ गया 14 और y का मान हो गया 5, यानी कि बड़ी संख्या होगी 14 और छोटी संख्या होगी 5। तो हम देखते हैं कि 14 और 5 किसका आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन सी में जो है 14 और 5 आंसर दिए हुए हैं, तो अतः सी होगा, सही होगा। किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों का स्थान बदल जाते हैं, तो वह संख्या है।
ए दिया है 16, बी दिया है 35, सी दिया है 45 और डी दिया है 23। अंकों का गुणनफल कितना है? अंकों का गुणनफल है 6। तो 6 का अगर हम खंड करेंगे तो यह होगा 2 और 3। 6 का 2 ही खंड हो सकता है, 2 और 3, या तो हो सकता है 1 गुणे 6, यही 2 खंड हो सकते हैं। तो हम देखते हैं ये अंकों का आपस में बी में, तो यह तो होगा नहीं, यह गलत हो जाएगा। अगर 1 में 6 से गुणा करें तो यह 6 आएगा, तो ये हो सकता है कि आंसर हो सकता है। यहाँ जो है अगर 4 में 3 से गुणा करें तो 12 होगा, यहाँ 6 नहीं आ रहा है तो यह भी गलत होगा। यहाँ 23 है, 23 हो सकता है आंसर। तो अब ये कह रहा है कि यदि उस संख्या में 9 जोड़ने से, अगर मान लें कि हमारा आंसर 23 हो, तो यदि 23 में हम 9 जोड़े तो देखते हैं कि इसका अंकों का स्थान बदल जाते हैं कि नहीं बदलते। 9 जोड़ेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, हासिल लगाइए तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो देखिए ये 3 जो है, ये 3 यहाँ आ गया, 2 जो है यहाँ आ गया, यानी कि अंकों का क्रम बदल गया। अतः हमारा आंसर क्या होगा? ये आंसर हमारा सही होगा 23, डी ऑप्शन सही होगा। अगर हम 16 में 9 जोड़ते हैं, यदि देख लेते हैं इस ऑप्शन को भी, अगर 16 में 9 जोड़ते हैं तो यह होगा, यहाँ 5 हो जाएगा, से 25 होगा, यानी कि इसमें अंकों का स्थान नहीं बदल रहा है। यहाँ पे अगर यह 61 हो जाता तब अंकों का क्रम बदलता। अतः सही आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए दिया है 1000 की पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है। तो 1000 का पूर्ववर्ती कितना होगा? पूर्ववर्ती मतलब 1000 से एक कम, यानी 1000 से जो पहले संख्या पड़ती है, तो 1000 से पहले संख्या क्या पड़ती है? 999। फिर 1000 के पूर्ववर्ती, तो ये एक बार पूर्ववर्ती निकल गया, फिर इसका पूर्ववर्ती निकाले हम तो फिर एक कम हो जाएगा, यानी 998 होगा। यहाँ आंसर दिया है, वो बोल रहा है कि 999 है, तो यह तो आंसर गलत हो गया। फिर दूसरा दिया है 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1000 के पूर्ववर्ती, तो 1000 के पूर्ववर्ती निकालेंगे तो 999 होगा। तो 999 का परवर्ती मीन्स होता है एक आगे की संख्या, मतलब कि एक आगे की संख्या जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 1000, यानी 1000 का पूर्ववर्ती होगा 999 और 999 का फिर परवर्ती मतलब एक जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 1000, जो कि आंसर दिया इसमें 1001, यह भी गलत है, यह भी गलत है। फिर जो है अगला दे रहा है सी कि 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 है। तो 1000 का पूर्ववर्ती निकालेंगे तो होगा 999 और फिर इसका परवर्ती निकालेंगे तो होगा, एक जुड़ जाएगा तो होगा यह 1000। तो ये आंसर यहाँ दिया है 1002, तो यह भी क्या है? गलत है। अगला दिया है 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। तो 1000 का परवर्ती निकालेंगे तो होगा 1001 और फिर इसका पूर्ववर्ती निकालेंगे तो एक कम हो जाएगा, कम होगा तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 1000। तो यह बिल्कुल सही आंसर है, तो इसका आंसर होगा डी। पूर्ववर्ती यानी होता है एक पहले की संख्या, और परवर्ती मीन्स होता है बाद की संख्या, इसका ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है 100 से 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होती हैं? ए दिया है 42, 28, 35, 31, यानी कि ऐसी 100 से 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाजित होती हैं? तो इसको ज्ञात करने के लिए इसका एक फार्मूला होता है, 7 से विभाजित होने वाली संख्या बराबर होगा अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे 7 और यहाँ +1। यह जो है जो संख्या आएगी वह 7 से विभाजित होगी। अब इसमें अंतिम संख्या कौन होगी या पहली संख्या कौन होगी? तो अंतिम संख्या वही होगी जो कि 7 से, वो भी अंतिम संख्या होगी जो 7 से विभाजित हो रही हो। तो लास्ट जो है हम देखेंगे 294 जो है 7 से विभाजित हो जाएगा, और 294 में अगर फिर हम 7 जोड़ते हैं तो यह 301 हो जाएगा, 3 से ऊपर की संख्या हो जाएगी। हमें यह अगर 7 से इसमें भाग दें तो 7 28 और फिर ऊपर से 1, यहाँ से 1 आएगा फिर 4 उतरेगा, 7 दूनी 14, यानी 42 बार में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर अंतिम संख्या हो जाएगा 294। अब पहली संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या जो है 105 जो है यह 7 से विभाजित हो जाता है। अब बटे होगा 7, यहाँ होगा प्लस में 1। अब इसको घटाएंगे तो यह बचेगा 189 बटे 7 + 1। अगर इसमें हम 7 से भाग दें
7 से भाग दें तो 7 दूनी का 14 और 4 हुआ 7 7 49, यानी कि 27 बार में यह कट जाएगा। अगर 27 में यह 1 जोड़ दें तो यह हो जाएगा 28। तो इसका आंसर होगा 28, यानी कि 28 ऐसी संख्याएं हैं 100 से 300 के बीच, 100 से 300 के बीच 28 संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाजित हो जाएंगी। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन में कौन से दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है बी, अतः बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दिया है 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है, यानी कि 0 अंक कितनी बार आता है 1 से 100 तक की गिनती में। तो हम देखते हैं कि 1 से 100 तक की गिनती में पहले तो 10 में 0 आता है, फिर 20 में आता है, 30 में आता है, 40 में आता है, 50 में आता है, 60, 70, 80, 90 और 100 में आता है। इन्हीं संख्याओं में जो है शून्य आता है। अगर हम गिने तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 और ये 11, यानी कि 100 पे तो 2 शून्य आते हैं, तो इसको 2 गिनेंगे, अंक पूछ रहा है, तो अतः कुल हो जाएगा 11। 11 शून्य जो है आते हैं 1 से 100 तक के बीच में, शून्य अंक 11 बार आते हैं। यहाँ देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ सी ऑप्शन 11 दिया है, तो सी सही होगा।